हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। और आज एनसीईआरटी आधार बैच के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? धातुओं के अयस्क। ठीक है, धातुओं के अयस्क का मतलब यह है कि धातु के जितने अयस्क हैं उनके नाम और सूत्र। ठीक है, नाम भी सूत्र भी देखा जाएगा। फिर जो मिश्र धातु हैं उनके उपयोग, बहुत सारे मिश्र धातुएं हैं उनका उपयोग पढ़ेंगे। और इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस सब चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो ढेर सारे आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम अयस्क और खनिज की बात किए हैं, तो खनिज कहते किसे हैं? देखिए, खनिज कहते किसे हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है, खनिज कहलाया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ, देखिए, प्रकृति में कह दें या धरातल के नीचे, प्रकृति में कह दें या धरातल के नीचे, बात वही है। तो प्रकृति में या धरातल के नीचे पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जो भूगर्भ शास्त्री हैं के अनुसार खनिज क्या है? अगर भूगर्भ प्रश्न आ गया कि भूगर्भ शास्त्री के अनुसार, ठीक है, मतलब जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके अनुसार खनिज क्या है? खनिज को मिनरल्स बोला जाता है। तो क्या होगा? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो अकार्बनिक ठोस है वो खनिज कहलाता है। तो यहाँ पे खनिज की ये दोनों बातें आप जरूर याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करें अयस्क की, अयस्क को अंग्रेजी में ओर कहा जाता है। ठीक है, तो खनिज में उपस्थित धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा अयस्क कहलाता है। ठीक है, यदि खनिज से धातु को निकालना, ध्यान दीजिएगा, जैसे खनिज मिल गया आपको प्रकृति से, ठीक है, अगर खनिज से धातु को निकालना या धातु को प्राप्त करना, खनिज से धातु को प्राप्त करना क्या हो? सरल हो और लागत कम हो, तो ऐसे खनिज को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे खनिज को अयस्क कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि खनिज से धातु को प्राप्त करना सरल हो, लागत कम लगे, तो ऐसे खनिज को अयस्क कहते हैं। मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, जिसमें लागत कम होगा और सरलता से प्राप्त कर सके वही खनिज जो है अयस्क कहलाएगा। तो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन अयस्क है तो खनिज से ही वो तो प्राप्त होगा। तो यदि खनिज से धातु को प्राप्त करना सरल हो और उसका लागत मूल्य भी कम लगे, तो ऐसे खनिज को अयस्क कहते हैं। अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछ चुका है। ठीक है, जैसे में याद कर लीजिए, आयरन यानी लोहा, पायराइड जो है लोहे का क्या है? खनिज है। तो आयरन पायराइड लोहे का खनिज है, ये आप लोग याद कर लीजिए। इस बात को नोट भी करते चलिएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। और यकीन मानिए कि अगर आप हमारे टोटल सीरीज को देख लेंगे तो साइंस में आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो प्राचीन काल में कुल कितनी धातुएं थी? प्राचीन काल में कुल कितनी धातुएं थी? तो 8 धातुएं थी। कौन कौन सी? देखिए, कार्बन को भी धातु ही मानते थे। सोना, चांदी, टिन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। गिन लीजिए टोटल 8 हो रहे हैं कि नहीं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए, प्राचीन काल में ये 8 धातुएं थी। अब बताइए ये प्रश्न कहां मिलेगा आपको? जल्दी मिलेगा। हम एकदम छांट छांट के जो अच्छे प्रश्न हैं और सारी चीजों का विलय करते हुए हम आपके पास ले आ रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक जो है छूटने ना पाए। तो प्राचीन काल में कुल कितनी धातुएं थी? तो 8 धातुएं थी। ये धातुएं कार्बन है, सोना है, सोना को एयू, ए बड़े से यू छोटा से, ठीक है ना, चांदी को एजी, टिन, लेड, लोहा और पारा और एंटीमनी। याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इन धातुओं इन धातुओं को कौन सी संज्ञा दी गई थी? मतलब ये जो ये आठों धातु हैं, इनको क्या संज्ञा माने नाम, क्या नाम दिया गया था? तो प्रागैतिहासिक धातु की संज्ञा। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा
प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक धातु, ठीक है ना, क्योंकि इनको क्या नाम दिया गया, प्रागैतिहासिक धातु कहा गया। ठीक है। धातु कर्म किसे कहते हैं, मेटलर्जी। तो धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, धातु कर्म। धातु के उत्पादन में जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सभी प्रोसेस के सामूहिक रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब इसको आप सरल भाषा में याद कर सकते हैं। देखिए, पहला तो होता है अयस्क का सांद्रण, सांद्रण के बाद होता है भर्जन या निस्तापन, इसके बाद जो होता है प्रगलन भी इसमें होता है, और फिर जो है अपचयन किया जाता है, फिर शोधन किया जाता है, और तब जाके आपको साधु प्राप्त होते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो कहलाते हैं धातु कर्म। ठीक है। तो चूंकि अब ये सब चीजें आपको डीप में नहीं पढ़ना है, हाँ इतना याद कर लीजिए, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा क्या याद करना है। देखिए, जो भर्जन है तो सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, याद कर लीजिए। और जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, ठीक है ना, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन होता है, और सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है, याद कर लीजिए। ठीक है ना। भर्जन क्या होता है विशेष आपको नहीं समझना है यहाँ पे, बस इतना याद कर लीजिए कि भर्जन जो है सल्फाइड अयस्कों का होता है, और निस्तापन जो है कार्बोनेट अयस्क का होता है। ठीक है ना। और निस्तापन में याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होती है। ठीक है ना, सीमित मात्रा, या कह सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यहाँ पे उपस्थिति होती है। इतनी बातें अगर आप याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में नोट कर लीजिएगा। हो गया। चलिए, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब बात करते हैं, ठीक है, तो खनिज और रस हम लोग बात कर चुके हैं ऊपर। अब देखिए, प्रमुख खनिज आता है आपका सोडियम। ठीक है ना। अब बात करें सोडियम की, देखिए तो सोडियम आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। देखिए, सोडियम हम बात करें खनिज की, ठीक है, सोडियम को यन से करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और परमाणु भार जो है 23 होता है। ठीक है ना। अब देखिए सोडियम के, देखिए तो 5 जो है प्रमुख यहाँ पे अयस्क हैं। पहला कौन है, बोरेक्स। बोरेक्स आप लोग देख पा रहे हैं, Na2B4O7, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये 10 क्या बता रहा है, तो ये आर्द्रता को बता रहा है। ये जो 10H2O किस, आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना। तो चलिए बोरेक्स जल्दी से याद कर लीजिए, Na2B4O7। ठीक है। इसके बाद क्या है, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का मतलब क्या है, NaNO3। इसको सोडियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं, चिली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट भी कहा जा सकता है। तो सोडियम नाइट्रेट जो है, इसका ये रासायनिक नाम होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा नाम होगा, ये रासायनिक नाम होगा। तो ये कौन सा नाम हुआ, तो ये इसका नाम है व्यापारिक नाम हुआ। ठीक है ना। ये जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक। अब क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट आपको याद कर लीजिए, Na3AlF6, Na3AlF6। और आप देख रहे हैं ग्लोबराइट, ग्लोबराइट का क्या होता है, सोडियम कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कैल्शियम सल्फेट, यानी Na2CaSO4 का टेकन ट्वाइस, Na2CaSO4 का टेकन ट्वाइस। और यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है, यह है साधारण नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। ये सबको पता होगा, टेबल शुगर से कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो शायद ये तो सबको बातें पता होंगी। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोडियम के बारे में जितनी भी अयस्कें हैं टोटल। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला आता है पोटेशियम। अब बारी किसकी है, पोटेशियम की। पोटेशियम केवल 3 मिलते हैं। देखिए, पोटेशियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, परमाणु भार 39 हो जाता है। इसका एक है सोनाइट। सोनाइट में क्या है, K2MgSO4 का टेकन ट्वाइस इंटू 6H2O। सिल्वाइन मतलब इसका क्या है, तो सिल्वाइन को बोला जाता है KCl,
ठीक है ना, यानी पोटेशियम क्लोराइड। अंतिम है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला तो KCl MgCl2 6H2O। और सी, इसको या इसको थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। देखिए, एक दो और एक तीन, तीन क्लोरीन तो Cl3 और H 6 दूनी 12, तो उसी को गुणा करके एक साथ लिखा गया है, बट प्रॉपर तरीका आप यही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्नेलाइट का आप चाहे जो याद कर लिए, जो आपसे याद हो जाए, दोनों ही सही फॉर्म में है, थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम खनिज एस। अब मैग्नीशियम में तो देखिए, मैग्नीशियम का थोड़ा सा कठिन है। देखिए, इप्सम लवण सब लोग नाम सुने होंगे, इप्सम लवण। हालांकि ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, ये मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। और 7H2O है, लेकिन इसको कहा जाता है एप्सोमाइड, ठीक है। अब मैग्नेसाइड का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैग्नेसाइड का मतलब है, ठीक है, आप देख लीजिए MgCO3। अब MgCO3 का नाम क्या हो जाएगा? तो MgCO3 का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये इसका यहाँ पे नाम होने वाला है, ठीक है ना। कोई समस्या? अब आगे देखिए, अब है डोलोमाइट। डोलोमाइट थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, तो इसको याद कर लीजिए। डोलोमाइट का हो जाएगा, ठीक है, MgCO3 CaCO3, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा, ठीक। अंतिम में है कीजेराइट। कीजेराइट का क्या होता है? MgSO4 × H2O। देखिए, इनको आप क्या करेंगे, अगर दो चार बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इनको लिख लेते हैं, तो ऑप्शनल वाले प्रश्न में ये आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आपको से मैग्नेसाइड तो म आ गया, तो मैग्नीशियम हो गया। अब डोलेमाइट, देखिए माइट और माइट दोनों में आ गया, और यहाँ पे कीजेराइट एक अलग हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीजें आपको याद भी होती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ विकल्प ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम के बाद है कैल्शियम। कैल्शियम तो मुझे लगता है सबको आता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 हो जाएगा और इसका परमाणु भार 40 हो जाएगा, ठीक। पहला आता है जिप्सम। जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। अच्छा, कैल्शियम का एक और होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 × आधा H2O होता है, आधा, ये याद रखिएगा। अच्छा, दो से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? तो 2CaSO4 और दो कट गया, इंटू आता है H2O। इसका नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। फिर कौन है? फ्लोरस्पार, यानी होता है CaF2, याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है कैल्कासाइट। अब कैल्सासाइट का मतलब है CaCO2। एक है लाइम स्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, सबको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो जल्दी से इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम में देखते हैं, तो आता है डायस्पोर, Al2O3 × H2O। अच्छा, Al2, यहां से पानी हट गया, उसका नाम हो गया कोरंडम, कोरंडम। अब पानी के दो अणु हो गए तो बॉक्साइट। देखिए, अगर देखिए केवल Al2O3 है, तो इसका नाम क्या हो गया? कोरंडम, ठीक। एक को पानी आया तो डायस्पोर, दो ठो पानी आया तो बॉक्साइट, Na3Al F6, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्रायोलाइट। अच्छा, यहां पे देख पा रहे हैं, ये सोडियम भी है और ये एल्यूमिनियम भी है। ये सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों का अयस्क हुआ। क्रायोलाइट जो है, सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों का अयस्क हुआ, तो इस बात को भी आप याद में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉपर खनिज अयस्क। अब कॉपर में क्या होता है? देखिए, कॉपर का एक है एजुराइट। एजुराइट में क्या है? CuCO3 का टेकन ट्वाइस इंटू OH का टेकन ट्वाइस। एक क्या है? मैलेकाइट। मैलेकाइट का CuCO3 CuH का टेकन ट्वाइस। एक है कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट को ही बोला जाता है कॉपर ग्लांस, इसको बोला जाता है कॉपर ग्लांस। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका हुआ है, ठीक है ना। एक है Cu2S कॉपर,
जो है पायराइड या कापर क्यूप्राइड या कापर पायराइड Cu ये हो गया। ठीक है, इसको भी आप लोग याद में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लेड। लेड तो देखिए गैलेना ये कई बार पेपर में पूछ चुका है, गैलेना पेपर में कई बार पूछ चुका है कि किसका अयस्क है, तो लेड का अयस्क है गैलेना। ठीक है, अब ये देखिए दोनों उतने एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, बट नाम इनके याद कर लीजिए, सीरूसाइड एंड मेटलोकाइट। ठीक है ना, बट गैलेना जो है यहाँ पे IMP है ऑल एग्जाम्स के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर खनिज अयस्क। अब सिल्वर के देखिए अयस्क बड़े कम मिलते हैं, तो इसके तीनों याद कर लीजिए। नेटिव सिल्वर, नेटिव सिल्वर का मतलब यह है कि मुक्त रूप से ये पाया जाता है, मुक्त रूप से प्रकृति में उपस्थित, तो इसका हो गया नेटिव। ठीक है, और अर्जेंटाइट Ag2S, और एक है केरार्जीराइट AgCl। केरार्जीराइट का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड, सबको दिख रहा है, केवल तीन ही है, आप तीनों के नाम याद भी कर लीजिए और नोट भी करिए। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। बताइए हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। अब आते हैं जिंक के अयस्क। तो जिंक में देखिए पहला आता है जिंकाइट, इसको याद करने का तरीका देखिए, जिंक ही आएगा, तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 हो जाता है, तो जिंकाइट आ गया। कैलामीन, कैलामीन मतलब ये ZnCO3, और ZnCO3 को आप क्या कहेंगे बताइए, ZnCO3 को कहेंगे जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। और फ्रैंकलिनाइट यानी ZnFe2O4। और अगला क्या है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड मतलब होता है ZnS। फिर क्या है जिंकाइट, जिंकाइट का मतलब क्या होता है ZnO। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मैग्नीज खनिज अयस्क। अब देखिए मैग्नीज खनिज अयस्क की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीज खनिज अयस्क में क्या क्या आने वाले हैं देखिए। तो मैग्नीज खनिज अयस्क में आएगा आपका पहला, ठीक है, देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा पाइरोलुसाइड, पाइरोलुसाइड का मतलब हो गया MnO2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हॉसमैनाइट, हॉसमैनाइट का मतलब हो गया कि Mn3O4। ठीक है, इतनी बातें आपकी हो गई। नेक्स्ट है आयरन खनिज अयस्क। अब आयरन खनिज अयस्क की बात करते हैं, देखिए तो आयरन खनिज अयस्क में पहला आता है आयरन पायराइट। ठीक, फिर क्या आता है मैग्नेटाइट, और फिर क्या आता है हेमेटाइट, और फिर क्या आता है सीडेराइट, और फिर क्या आता है लाइमोनाइट। सबसे ज्यादा IMP है आयरन का, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आयरन पायराइड Cu मतलब आयरन पायराइड मतलब FeS2, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, इन दोनों को ध्यान देखिएगा, अक्सर इसमें डाउट होता है। मैग्नेटाइट है तो 3O4 होगा, हेमेटाइट है तो 2,3 होगा। ठीक, और सीडेराइट का मतलब हो गया FeCO3, और लाइमोनाइट का मतलब हो गया FeOOHNS2O। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से बातें देख लीजिए, देखिए क्या है। अब टिन का अयस्क, तो टिन का अयस्क याद कर लीजिए, ठीक है, कैसिटेराइट। टिन का जो अयस्क है उसका नाम है कैसिटेराइट। मरकरी का अयस्क, तो मरकरी का अयस्क है सिनबार या सिनेबार। ठीक, माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप क्या है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप। ठीक है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है, मोती आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मोती जो है समुद्री सीप से मिलते हैं। मोती कहाँ मिलता है, समुद्री सीप जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो समुद्री सीप से मिलते हैं मोती। तो मोती की रासायनिक संरचना क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये हम बता चुके हैं उसमें कि CaSO4 इंटू 1/2H2O, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और बैलाडिला का प्रमुख खनन केंद्र कहाँ पे है, तो यह है हेमेटाइट लौह अयस्क, किसका है, लोहे का है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमलगम बनाने वाली धातु है। अब अमलगम क्या होता है देखिए,
अमलगम का मतलब होता है, ठीक है, पारा अब प्लस कोई भी धातु, पारा प्लस कोई भी धातु जो है अमलगम कहलाती है। तो अमलगम में क्या होना चाहिए, तो अमलगम में पारा जरूर होना चाहिए। टांका या शोल्डर के अवयव हैं, तो 68% सीसा और 32% जो है टिन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है यौगिक जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, वह है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो पीतल का रंग जो है हवा में हल्का फीका पड़ जाता है, तो कारण क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, याद रखिएगा। पीतल, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि पीतल का रंग जो है हवा में क्यों फीका पड़ जाता है, तो हम तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑप्शन सही होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। अब देखिए फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग होता है AgCl, ठीक। नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन में प्रयुक्त प्रमुख धातु है, तो गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है यसद लेपन, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, तो गैल्वनाइजेशन में जस्ता प्रयोग होता है। जस्ता बोले तो जिंक का प्रयोग होता है, जिसको जडियन लिखा जाता है, ठीक है ना। जस्ता और जिंक वही है, जस्ता हम लोग नॉर्मल सा नाम है और जिंक जो है इसका आपका रासायनिक नाम होगा, ठीक है। तो गैल्वनाइजेशन हिंदी में यसद यसद लेपन कहते हैं, यसद लेपन कहा जाता है इसको, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा, किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। किसी धातु में अन्य धातु, किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर यहाँ पे गलत हो जाता है, इस परिभाषा को याद रखिएगा। किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ को ही मिश्र धातु, अंग्रेजी में इसको एलॉय कहते हैं, ALLOY, मिश्र धातु कहते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो पीतल हो गया, स्टील हो गया, गन मेटल हो गया, रांगा हो गया, कांसा हो गया, आदि हो गया। अच्छा, मिश्र धातु बनाए क्यों जाते हैं, देखिए तो पहला बनाने का फायदा यह है, ठीक है ना, संक्षारण को रोकने के लिए। पहला बनाने का फायदा क्या है, संक्षारण को रोकने हेतु। अब संक्षारण को रोकने हेतु कैसे होगा, देखिए अगर हम बात करें स्टील की ही ले लीजिए, देखिए स्टील में लोहा होता है, लोहा होता है, कार्बन होता है और सल्फर होता है। अब बताइए लोहा में तो जंग इजीली लगता है, स्टील में नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं मिश्र धातु बनाने से संक्षारण को रोकने के लिए काम में आ जाएगा। दूसरा, कठोरता प्रदान करने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए भी जो है मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि लोहा देखते हैं नरम होता है, लोहा उतना मजबूत नहीं होता जितना स्टील होता है, ठीक है। सोना ले लीजिए, सोना कितना मुलायम होता है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, ठीक है ना। तीसरा की बात करें तो तन्यता बढ़ाने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए, ठीक है। चौथा आप कह सकते हैं आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने का मतलब है रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। इसका एग्जांपल कौन है, पीतल। पीतल बनता है कापर और जिंक से, किसे बनता है, कापर और जिंक से। कापर जो है, तांबा जो है लाल रंग का होता है और जिंक जो है ये सफेद रंग का होता है। अब बताइए सफेद और लाल है, बट पीतल किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो कहीं ना कहीं मिश्र धातु बनाए जाने के ये उपरोक्त जो है कारण है, इन कारणों को याद रखिएगा कि मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं। ऑप्शन में सारे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रमुख मिश्र धातुएं। अब इनको आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब बात करें यहाँ पे, पहला है पीतल। पीतल जो है तांबा और जिंक से बना होता है। पीतल किससे बना होता है, तांबा और जिंक से बना होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
अब इसका प्रयोग कहाँ करता है, बर्तन में होगा और सजावटी सामान में होगा। सजावटी सामान में इसलिए क्योंकि पीले रंग का है तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा, ठीक है। अगला है स्टील। तो स्टील देखिए, स्टील में लोहा होगा और कार्बन होगा। स्टील का निर्माण कहाँ होता है, भवन निर्माण में होता है। अगला है स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील और स्टील में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टील थोड़ा सस्ता होगा और स्टेनलेस स्टील थोड़ा महंगा होगा। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, देखिए लोहा और कार्बन तो होगा, इसमें निकिल और क्रोमियम की एंट्री हो जाती है। देखिए नॉर्मल स्टील में तो लोहा और कार्बन हो गया, लेकिन स्टेनलेस स्टील में निकिल और क्रोमियम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग ये और चिकना हो जाता है, तो बर्तन बनाने में और खेल के सामान बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर टांका यानी सोल्डर। तो सोल्डर में देखिए लेड और टिन होता है और दो जोड़ को मध्य टांका लगाना। ये टांका आप लोग देखे होंगे अक्सर बिजली वाले दुकानों पे, सोल्डर ऐसे ही होता है ब्लैक रंग का, और उसको जो है किसी वायर, पतले पतले वायर्स को इसी की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये उसी सोल्डर की बात हो रही है। अगला है कांसा। कांसा जो है तांबा और टिन से बना होता है। इसका प्रयोग मूर्ति, जहाज और सिक्कों के निर्माण में किया जाता है। तो कांसा से मूर्ति बनाई जाती है, जहाज के कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं और सिक्के बनाए जाते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तांबा, निकिल और जिंक। तांबा, निकिल और जिंक, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बर्तन और आभूषण में। बेल मेटल याद रखिएगा, बेल मेटल इंपॉर्टेंट है। तो बेल मेटल जो है तांबा और टिन से बना होता है। देखिए तांबा और टिन से कांसा भी बना होता है, बट तांबा और टिन से ये भी बना होता है, इसका मतलब घंटी बनाने में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है गन मेटल। गन मेटल का मतलब है इसकी सहायता से जो है बंदूक बनाया जाएगा। तो बंदूक बनाया जाएगा तो टिन और लेड और जिंक हो गया, ठीक है। अब इसका से क्या बनेगा, तो गन मेटल से बेयरिंग बनता है, ठीक है। स्टीम पाइप फिटिंग होते हैं और हाइड्रोलिक वाल्व्स बनते हैं। एलनिको। तो एलनिको में देखो, एल तो ए एल, नी तो एन आई, को यानी सीओ। तो एलनिको में हो गया ए एल एन आई सी ओ एफ ई। और अंतिम है इसका प्रयोग क्या है, शक्तिशाली स्थायी चुंबक के निर्माण में। और नाइक्रोम सबको पता है कि निकिल, क्रोमियम और अल्प मात्रा में लोहा तथा मैग्नीज, इससे बनता है नाइक्रोम। और इसका काम क्या बनता है, तो आप लोगों ने देखा होगा हीटर का तार, बल्ब का फिलामेंट और विद्युत प्रेस के फिलामेंट, सभी चीज बनते हैं, ठीक है ना। और अगला है ब्रिटेनिया मेटल। ये टिन, एंटीमनी और तांबा से बने होते हैं। इसका भी निर्माण विभिन्न प्रकार के बर्तनों में होता है। तो इन सबको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि कोई भूलने की संभावना ना हो, ठीक है। अब कुछ है, थोड़ा सा इनको देख लीजिए। सिलिकॉन हो गया। तो सिलिकॉन का देखिए परमाणु संख्या 14 होता है। इसका प्रमुख उपयोग होता है कंप्यूटर के निर्माण में होता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है, आपको याद होगा, ठीक है ना, बेंगलोर को कहा जाता है। तो देखिए सिलिकॉन जो है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, कंप्यूटर के चिप निर्माण में होता है। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं। अब नाइट्रोजन की बात अगर हम लोग करें तो देखिए नाइट्रोजन की प्राप्ति कैसे होती है, तो गैसीय अवस्था में होती है। नाइट्रोजन आपको जब भी मिलेगा गैस की अवस्था में ही मिलेगा। और इसके प्रमुख उपयोग की बात करें तो जंतुओं के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। इसका प्रयोग यूरिया बनाने में करते हैं, यानी उर्वरक। उर्वरक में सबसे प्रमुख क्या होता है, यूरिया, NH2CO, NH2 हो गया। और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, लगभग 46%। यूरिया में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है कहलाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में बदला जाएगा। और नाइट्रेट ही जो है, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, इसी को जो है पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। और ये जो है कुछ जीवाणु होते हैं, ये जो क्रिया होती है जीवाणुओं की सहायता से होती है, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। अब जीवाणुओं की सहायता से होती है। अब देखिए कैसे, तो देखिए वही है, जीवाणु कौन कौन से हैं। देखिए कई प्रकार के जीवाणु हैं। एक तो होता है राइजोबियम लेगुमिनोसरम, एक होता है राइजोबियम जैकोपिकम, एक होता है साइनोबैक्टीरिया, एक होता है एजिटोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और एजिटोबैक्टीरिया, बाकी राइजोबियम शायद सबको पता होगा। तो राइजोबियम जो है करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और साइनोबैक्टीरिया और एजिटोबैक्टीरिया ये सभी के सभी जो हैं क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अक्सर ये कहां पाए जाते हैं, तो दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। दलहनी फसलों के जड़ों में तो ध्यान रखिएगा, ये दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। ये देखिए इसीलिए कहा जाता है, दलहनी फसल की बात करें तो बेसिकली से चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, ये हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन खेतों में चना अगर एक बार लगा देते हैं तो उस खेत में अगले वर्ष जब धान की खेती की बारी आएगी तो धान की उपज ज्यादा होती है। अब धान की उपज ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि चना जो है, चना के जड़ में जीवाणु होंगे। अब राइजोबियम, राइजोबियम क्या करेंगे, वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है इनको एडॉप्ट करके नाइट्रेट में बदलेंगे, और यही कहलाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो उससे क्या होगा, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, ये चारों नाम आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें, देखिए हाइड्रोजन की हम बातें करते हैं हम लोग, तो आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व है वो हाइड्रोजन ही है। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, और इसका अन्य नाम, इसका खोज कौन किया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की जो खोज किए हैं हेनरी कैवेंडिश किए हैं। और इसका अन्य नाम क्या है, तो भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल भी इसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन अन्य नाम। अब विशेषता क्या है, तो इसके नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। सर्वाधिक ईंधन का मान ब्रह्मांड में, सर्वाधिक उष्मीय मान इसका होता है। अब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, इसीलिए इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। एक और बात, सूर्य में ये अकेले हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए प्रमुख उपयोग, तो वनस्पति तेल में के वनस्पति तेल को वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है, अपचायक के रूप में। ठीक है ना। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग पानी को बनाने में भी करते हैं। तो कुछ खास बातें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए, हम तो कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब चीजें आपके लिए आसान होंगी, दिमाग नहीं लगाएंगे तभी जाके आपके लिए चीजें कठिन होती जाएंगी, और आप और आसान चीजें खोजेंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन के देखिए 3 समस्थानिक हैं, और शायद ये बात सबको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। देखिए पहला क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम को 1H1 लिखा जाता है, DIH हो गया। ये अस्थाई समस्थानिक होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता। ठीक, दूसरा है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम की बात करें तो इसको 1S2 यानी डी कहा जाता है, और ये अस्थाई समस्थानिक है। और इसका खोजकर्ता कौन है, तो हेनरी कैवेंडिश है। ठीक है ना। अच्छा, हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन के थे, और इसके खोजकर्ता कौन है, तो हेराल्ड उरे 1931 में। और इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, एक, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था। और अंतिम है ट्राइटियम। ट्राइटियम का सिंबल हो जाएगा टी या 1H3, 1H3। इसका हो जाएगा 1H2, इसका हो जाएगा 1H1, लिखा भी है। ये रेडियो एक्टिव है। इसके जो खोज करता है रदरफोर्ड, ML ओलिफेंट और पॉल हॉर्टिक, ये 34 में खोजे। इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें एक भी नहीं होते, इसमें 1 न्यूट्रॉन होते हैं। इतनी बातें आप लोग याद कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है ना। अब बात करें इनके उपयोग की। अब देखिए हम बात करें ड्यूटीरियम की। अब ड्यूटीरियम की बात करें हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, ड्यूटीरियम की खास बातें क्या हैं। देखिए भारी जल, तो ड्यूटीरियम जो है इससे बनता है भारी जल। अब भारी जल का जो सूत्र होता है H2O। इसके खोजकर्ता कौन है, तो डॉक्टर H.C. उरे, H.C. उरे हैं। ठीक है, और इसके गुण की बात करें तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन
और जल में अविलेय, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, और जल में अविलेय होता है, ये ध्यान रखिएगा। उपयोग की बात करें तो नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ठीक है, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, और भारी जल में। विशेषताएं क्या हैं? शरीर हेतु हानिकारक होता है, पौधों के विकास को यह रोकता है, बीजों के अंकुरण को रोकता है। तो ये इसके हानि ही है, देख पा रहे हैं कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, पौधों में विकास को ये रोकता है, बीजों का अंकुरण जो है ये रोक देता है। तो इसके तो बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अंतिम है, देखिए, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक कौन है? जल। सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से क्या बनता है? जल। अच्छा, जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जल का रासायनिक नाम डाई हाइड्राइड मोनो ऑक्साइड, डाईहाइड्राइड मोनो ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो घुलनशील विटामिन जल में कौन कौन से हैं? बी और सी। इसका अन्य नाम क्या है? तो प्राकृतिक विलायक, ठीक है, इसको प्राकृतिक विलायक या उत्कृष्ट विलायक कहा जाता है, उत्कृष्ट विलायक, ठीक है, या सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। ठीक, और सर्वाधिक शुद्ध जल किसका होता है? वर्षा का जल। ये एसएससी ने भी कई एग्जाम्स में मान चुका है, ठीक है ना। इसका हिमांक कितना होता है? तो याद कर लिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। देखिए याद करिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा, या 273 केल्विन पे जम जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। फिर है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस या 212 या 373। अधिकतम व न्यूनतम, अधिकतम आयतन व न्यूनतम घनत्व तो कहाँ होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन अधिकतम होता है, घनत्व न्यूनतम होता है। और अधिकतम घनत्व न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है उदासीन। एक बात और, जो जल होता है, जल जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी। याद रखिएगा, जो जल है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होती है। और जल की संरचना कैसी होती है? जल की संरचना होती है त्रिकोणीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है, ठीक। और जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होता है 1:8 का होता है, ठीक है। और इनके परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो परमाणुओं के अनुपात की बात करें, देखिए H2O हो गया तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1 होता है, ठीक है। तो भारात्मक अनुपात 1:8 होता है, और परमाणुओं का अनुपात 2:1 होता है। तो ये पानी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं, इनको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अब जल के प्रकार की बात करें, देखिए जल के प्रकार की बात करें तो एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। अब देखिए मृदु जल क्या होता है? देखिए मृदु जल का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मृदु जल का मतलब ये है, ठीक है, कि ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे दे उसे कहते हैं मृदु जल। ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग आसानी से दे दे उसे कहा जाता है मृदु जल। अब कठोर जल क्या होता है? तो ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे हम कहते हैं कठोर जल। अब साबुन झाग कठिनाई से क्यों देता है? क्योंकि जल में घुला होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एवं नाइट्रेट, ये सारी चीजें इसमें घुली होती हैं। अच्छा, जल की कठोरता को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो पानी को गर्म करके भी जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं कि कुछ तत्वों के कुछ उच्चतम व न्यूनतम मान, यानी सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो किसी परीक्षा में आपको कोई विशेष समस्या होगी नहीं। देखिए पहला क्या है? पहला है
कि सबसे आप देख पा रहे हैं कि हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। द्रव धातु मरकरी। द्रव अधातु ब्रोमीन। सबसे अच्छा सुचालक चांदी। सबसे अच्छा धात्विक चालक ग्रेफाइट। ये नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सबसे अधिक तन्य व आघात वर्धनीय धातु। तो सबसे अधिक तन्य व आघात वर्धनीय कौन है? सोना। सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? फ्लोरीन। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। निम्नतम आयनन विभव वाला कौन है? सीजियम। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कौन है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। सबसे विषैला धातु कौन है? प्लूटोनियम Pu94। और सबसे अधिक गलनांक कौन है? टंगस्टन। और टंगस्टन का सिंबल होता है W। ठीक है, इतनी बातें हो गई, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और इसी प्रकार के हम अन्य भी वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री का ले आते रहेंगे, ताकि जो है आपको केमिस्ट्री में कोई समस्या ना हो। और हमारा पूरा प्रयास है कि 10 से 12 वीडियो में हम ऑल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री को पूरा का पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। और आप किसी भी परीक्षा के लिए जो है काबिल हो जाएंगे। तो 10 से 15 वीडियो अगर आप लोग पूरा का पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।